स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी बीएड सेकेंड ईयर की जो आपकी पेपर 1 की सीरीज़ चल रही है उसी का यूनिट 2। ठीक है, इससे पहले हमने फैसेट्स ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ा है इस यूनिट के अंदर और कल्चर के बारे में पढ़ा है। आज हम एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इंडियन फिलॉसफी पढ़ेंगे। ठीक है, सो पहली बात तो फिलॉसफी होता क्या है। फिलॉसफी जो शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से जुड़ के मिला है, आपका फिलियो और सोफियो। फिलियो का मतलब होता है लव, सोफिया का मतलब होता है विजडम। तो जो आपका विजडम के लिए जो लव है वही हमारा फिलॉसफी कहलाता है। विजडम यानी आपकी अक्लमंदी, बुद्धिमानी, ठीक है, ये जो होता है। और जो लोग विजडम से प्यार करते हैं उनको हम फिलोसोफर्स बोलते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हर इंसान की अपनी खुद की फ़िलॉसफ़ी होती है, अच्छी बुरी मतलब कैसी भी हो सकती है, बट अपनी खुद की फ़िलॉसफ़ी होती है सबकी। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बोला है, फ़िलॉसफ़ी जो है वो किससे कंसर्न्ड है, हर चीज़ से कंसर्न्ड है एज ए यूनिवर्सल साइंस। ठीक है, देन हम बात करेंगे फिलॉसफी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो फिलॉसफी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। फिलॉसफी क्या है, एक तरीके का आपका वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फिलॉसफी इज़ एवर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। फिलॉसफी जो होती है वो एवर ग्रोइंग होती है और एवर डेवलपिंग होती है। अपनी अप्रोच में ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है ना, चेंजेस लाने में कोई ऐसा इशू नहीं होता है। देन लॉजिकल है। ओके, फिलॉसफीज एक लिविंग फोर्स है, सबसे पुरानी और ओरिजिनल डिसिप्लिन ऑफ थॉट है। देन आपका इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। टाइम और सर्कमस्टांसेस का ये एक प्रोडक्ट है ना। तो यही हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं अपने एग्जाम में फिलॉसफी के। सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, यानी अब बात करेंगे इंडियन फिलॉसफी जो है, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे बोला कि हम अभी आज बात कर रहे हैं इंडियन फिलॉसफीज़ की। आपके सिलेबस में वेस्टर्न फिलॉसफीज़ भी हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंडियन फिलॉसफी इन पर्टिकुलर उसके क्या फीचर्स हैं। पहला है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी देखिए, इंडियन फिलॉसफी जो है उसने बहुत एम्फेसिस किया है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कि हम लोगों को अपनी रियलिटी डीपर अंडरस्टैंडिंग लानी है कि हमारी अल्टीमेट रियलिटी क्या है। ठीक है, इसने फोकस किया है किसके ऊपर, फोकस किया है अटेनमेंट ऑफ द स्पिरिचुअल लिबरेशन, जिसको हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं, या फिर सेल्फ रियलाइजेशन। देखो बच्चों, सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है कि जो हमारी होता है ना, हम रोज जैसे समाज में जीते हैं तो हमारी बहुत परतें होती हैं। परतें मतलब जैसे हम लोग एक्चुअल जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, या जो हमारी अंदर का एक होता है ना, एक हमारा अंदर की जो भावनाएं हैं उस पर काफ़ी परतें चढ़ जाती हैं, लेयर्स चढ़ जाती हैं। उस लेयर्स के बियॉन्ड जब हम अपने आप को समझते हैं, है ना, ईगो हटा के या फिर और एंगर, कुछ भी ऐसी भावनाएं हटा के, तो वो ये जो सबसे हमारा रियलाइजेशन है उसी को हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो बताया गया है कि इस चीज़ के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है कि इसका अटेनमेंट हमें करना ही इंसान का एक अल्टीमेट गोल है। प्रोग्रेसिवनेस, यानी हमारी जो फिलॉसफी है इंडियन फिलॉसफी, उसका आउटलुक काफ़ी प्रोग्रेसिव है, काफ़ी कंटिन्यूस लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट चलती रहती है इसके ऊपर। नियरनेस टू लाइफ, यानी ये काफ़ी एवरीडे लाइफ से रेलिवेंट है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है इंडियन फिलॉसफी की और वो हमारी डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी रेलेवेंट है। इंडिपेंडेंट स्टेटस है, यानी इंडियन फिलॉसफी का अपना खुद का एक स्वतंत्र स्टेटस है, किसी भी एक रिलीजन या किसी भी एक कल्चर पर डिपेंडेंट नहीं है फिलॉसफी। ठीक है, देन आपका फ्रीडम ऑफ थॉट्स है, यानी कि हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है सबको फ्रीडम ऑफ थॉट्स देती है। हर इंडिविजुअल को ओपन है अपने बिलीव्स के और रखने के और उसको आगे एक्सप्लोर करने के। जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया था, मोक्ष यानी स्पिरिचुअल लिबरेशन जो है वो हमारा अल्टीमेट लाइफ का गोल होना चाहिए। बॉन्डेज इज ड्यू टू इग्नोरेंस, यानी अगर हम लोग इसी फैक्ट को इग्नोर करेंगे, है ना, तो इससे हम क्या होगा, सफरिंग होगी, इंसान जो है वो सफ़र करेगा। अब हम फिलॉसफीज़ पे आते हैं। दो फिलॉसफीज़ हमको पढ़नी है। पहला है हमारा सांख्य फिलॉसफी, दूसरा है वेदांता। देखिए, सांख्य फिलॉसफी जो वर्ड है ना, संख्या यानी नंबर, ठीक है, इसको हम कहीं पे ऐसे MKHY पढ़ेंगे और कहीं पे ऐसे N, यानी इंटरचेंजेबली SAM और SAN दोनों स्पेलिंग्स आएंगी, तो कंफ्यूज मत होना, इसी की बात हो रही है। ये फिलॉसफी किसने दी थी, सेज कपिल ने दी थी। ठीक है, सांख्य फिलॉसफी जैसे मैंने आपको कहा, ये जो वर्ड है सांख्य, इसका मतलब होता है नंबर। इसका एक डुअलिस्टिक रियलिज्म हम वर्ड यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें दो एंटिटी सबसे ज़्यादा मेजर होती हैं जो हमको पढ़नी है। वैसे कुछ अराउंड 25 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ दो पढ़ने हैं। एक हमारा है पुरुष और एक है प्रकृति। पुरुष मतलब सोल, प्रकृति मतलब मैटर। प्रकृति आपकी अनकॉन्शियस एक्टिव है, जबकि पुरुष आपका पूरी तरह कॉन्शियस, प्योर कॉन्शियस बट इनएक्टिव है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे प्रकृति में आप एक चीज़ और अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। 3 गुण होते हैं प्रकृति के, एक होता है सत्व, एक होता है रजस, एक होता है तमस। सत्व मतलब जो लाइटनेस और जॉय से रिलेटेड है। ठीक है, लाइटनेस एंड जॉय से रिलेटेड है, क्योंकि ऐसे से लाइटनेस से एसोसिएटेड है, इसका कलर हो गया वाइट।
रजस यानी जो एक्साइटमेंट, पेन, डायनेमिक यानी एक्सट्रीम इमोशन से रिलेटेड है, तो इसका कलर क्या हो गया, रेड। तमस जो लेजीनेस, डार्कनेस यानी सत्व का उल्टा, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक। ठीक है, 3 गुण आप प्रकृति के लिख सकते हैं। ये एक एथिस्ट फिलॉसफी है, एक भगवान की एग्जिस्टेंस में नहीं मानती। इसके हिसाब से हम नॉलेज को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, थ्रू डायरेक्ट परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक हो गया डायरेक्ट परसेप्शन से कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करके, इन्फेरेंसेस यानी अनुमान लगा के, टेस्टिमनी ऑफ एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी टेस्टिमनी से, इन सब तरीक़ों से हम लोग नॉलेज की एक्विजिशन कर सकते हैं। और ये क्या है, एज पर सांख्य फिलॉसफी। ठीक है, आगे चलते हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। तो देखो ऐसा बोला गया है, क्या बोला गया है कि नॉलेज एक ऐसा तरीका है जिससे हम आज़ादी पा सकते हैं, है ना, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, आज़ादी पा सकते हो। इसीलिए सांख्य फिलॉसफी ने एजुकेशन को सबसे ऊपर की प्रायोरिटी दी है और ये बोला है कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि सबको मिलना चाहिए और सब लोग को एजुकेट होना चाहिए, यानी सबको नॉलेज मिलनी चाहिए, नॉट एजुकेट बट नॉलेज मिलनी चाहिए। ठीक है, एम्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्स ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज यानी आपकी एजुकेशन के, नॉलेज के एम्स क्या हैं, टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन। देखो मैं ये वर्ड बार बार यूज़ कर रही हूँ और आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, क्या होता है सेल्फ रियलाइजेशन। अपनी जो भी लेयर्स है हमारे ऊपर, जो है ना, हम लोग जब एक जीवन में जीते हैं तो हमारे ऊपर कुछ लेयर्स हो जाती हैं, यानी हम किसी के लिए अच्छे, किसी के लिए बुरे, कुछ ऐसी हमारे ऊपर लेयर्स हैं, है ना, और क्या, गुस्से की, ईगो की। तो इन सब चीज़ों से हट के अपना ट्रू सेल्फ, हम असली में कौन है, क्या है, हमारी सोल क्या है, हमारा ट्रू नेचर क्या है, उसको समझना, ये होता है हमारी खुद की सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, यानी फुलफिलमेंट बाय वन सेल्फ ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ वंस कैरेक्टर, खुद के कैरेक्टर्स, खुद की अपनी असलियत को समझना। इस एजुकेशन से हम ये कर पाते हैं। उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर पाते हैं, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस यानी डेवलप कर पाते हैं। ओके, उसके अलावा परफेक्ट नॉलेज ले पाते हैं एटर्नल चीज़ों के बारे में। देन आप अपनी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू डेवलपमेंट ऑफ अपनी नॉलेज कर पाते हैं, सैल्वेशन ले पाते हैं, सैल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड कर पाते हैं। दूसरी बात करेंगे करिकुलम की, तो सांख्य फिलॉसफी के हिसाब से मटीरियल और स्पिरिचुअल दोनों तरह के ही एस्पेक्ट्स जो है लाइफ के, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है और बोला गया है कि डेवलपमेंट के लिए दोनों एस्पेक्ट्स की ज़रूरत है। और करिकुलम एक वो, तो आपका क्या बनेगा, एक एम बनेगा, एक आपका मीन्स बनेगा। ठीक है, एक क्या बोलेंगे इसको हम, अगर हिंदी में बोले तो एक ज़रिया बनेगा जिससे हम इस एजुकेशन को अचीव कर पाए। ठीक है, और जो करिकुलम है एजुकेशन का, वो हर स्टेज ऑफ लाइफ के हिसाब से होना चाहिए। ऑब्वियसली आप एक पैदा हुए बच्चे को और एक 18 ईयर्स ओल्ड को सेम तरीके से करिकुलम प्रेजेंट नहीं कर सकते। जब आप बच्चे होते हो तो आपका करिकुलम क्या बनता है, मतलब आप किस तरह से चीज़ों को पढ़ाते समझाते हो, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, है ना, शो मी योर आइज़, है ना, शो मी योर टंग, शो मी योर लेग्स। तो बच्चा छू के, सुन के, देख कर समझता है ये सब चीज़ों को। लेकिन जैसे जैसे उसकी लेटर स्टेजेस पे आते हैं तो वहाँ पे करिकुलम में हम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, इनको भी ला सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे तो सांख्य फिलॉसफी के हिसाब से डायलॉग, ऑब्जर्वेशन मेथड, लेक्चर मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड, इन सभी मेथड्स को सही माना गया है, यूज़फुल माना गया है। और ये बोला गया है कि हम नॉलेज को अपने 5 सेंसेस से जो एक्वायर करते हैं, ये सबसे बेस्ट मेथड है नॉलेज को लेने का। ठीक है, डिसिप्लिन की बात करें तो जो हमारे योग फिलॉसफी में डिसिप्लिन बोला गया है, वही इस फिलॉसफी में भी उसी डिसिप्लिन को सही माना है। ठीक है, रोल ऑफ टीचर की बात करें तो सांख्य फिलॉसफी के हिसाब से टीचर का रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आइडियल रोल है। बच्चे उन्हीं को अपना आइडियल मानेंगे, जो टीचर मार्गदर्शन करेंगे उसी पे बच्चे चलेंगे। ठीक है, तो टीचर का जो नेचर है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होना चाहिए। दूसरी फिलॉसफी की बात करते हैं वेदांता फिलॉसफी की। ठीक है, वेदांता फिलॉसफी क्या होता है हमारा, पहली बात तो इस शब्द को तोड़ो। ठीक है, वेद अंत, यानी जो वेद है, वेद मतलब जो आपको पता है ना, नॉलेज, वेदों का अंत, ये हुआ हमारा वेदांता फिलॉसफी। वेदांत हमारे यूजुअली उपनिषद के लास्ट में मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेद की, तो कितने वेद होते हैं हमारे, मेरे ख्याल से ये सबको पता ही है। हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद,
जो कि आपके मंत्र प्रेयर से रिलेटेड होता है, यजुर्वेद जो हमारे रिचुअल्स सेरेमनी से रिलेटेड है, सामवेद जो हमारी मेलोडीज़ या चैंट से रिलेटेड है, अथर्ववेद जो कि हमारे मैजिक और स्पेल से रिलेटेड है या उसमें उसकी बात होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। देन हम बात करते हैं आगे सब स्कूल्स ऑफ वेदांता, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कुछ फॉलोअर्स थे उन्होंने उपनिषद की राइटिंग्स को अपने शब्दों में इंटरप्रेट किया और आगे लिखा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अद्वैता वेदांता या अद्वैता वेदांता के बारे में। ये सबसे इन्फ्लुएंशियल है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है, तो इसको हम प्रभावशाली बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल बोल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इन्फ्लुएंशियल है, किसने दिया है इसको, किसने इसको आइडिया को स्प्रेड किया है? आदि शंकरा ने, जो कि एक बहुत ही ग्रेट हिंदू फिलोसोफर है। ठीक है, और वेस्टर्न फिलोसफर्स भी इस फिलॉसफी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। इसके हिसाब से क्या होता है, ब्रह्म इज़ द ओनली रियलिटी, ब्रह्म जो है वही एक रियलिटी है, बाकी सब छलावा है। अगर हम इस रियलिटी को ना माने, हम कहें कि नहीं मैं इसको नहीं मानता, तो यही मेरी सफ़रिंग का कॉज होगा। संसार में जो इस बात को नहीं मानता वही सफ़र करेगा। और अगर हमने इस बात को मान लिया कि जो ब्रह्म है वही असली आपकी रियलिटी है, वही सच्चाई है, तो इससे आप लोग लिबरेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से जीवात्मा यानी हमारी जो सोल है और जो ब्रह्म है उनके बीच में कोई अंतर नहीं है, और अगर हम इस बात को माने उसी से हमें मोक्ष की प्राप्ति है। तो देखो इन ऑल यही बोला गया है कि ब्रह्म ही रियलिटी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विशिष्टद्वैत। तो विशिष्टद्वैत में क्या बोला गया है? पहली बात तो इसका आइडिया जो था वो रामानुजन ने दिया था। ओके, उनका कहना है कि जो जीवात्मा है यानी जो सोल है वो ब्रह्म का एक पार्ट है, यानी उनसे सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है, सिमिलर है बट आपका आइडेंटिकल नहीं का मतलब है कुछ सिमिलैरिटी ज़रूर है, कुछ समानताएं ज़रूर है, लेकिन ये एकदम एक दूसरे के कॉपी नहीं है, एक सेम चीज़ नहीं है। ठीक है, एंड द इंडिविजुअल सोल्स आर डिस्टिंक्ट, यानी जो इंडिविजुअल्स आत्माएं हैं वो सब अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ म्यूचुअली जो है ना जुड़ी हैं किसी चीज़ से। और वो जो इनको सबने जोड़ा है वो सब क्या है, इन्होंने कहा है किस पे फोकस किया है आपकी विशिष्ट अद्वैत ने? भक्ति पे, कि भक्ति करो, भक्ति और डिवोशन के बारे में यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। समझ में आई बात? और तीसरा है द्वैता। द्वैता जो है वो हमारे माधवा ने प्रोपाउंड किया था, यानी उन्होंने इसका आइडिया प्रेजेंट किया था। और इन्होंने क्या बोला? इट आइडेंटिफाइज गॉड विद ब्रह्मा कम्प्लीटली एंड इन टर्न विद विष्णु और इज इनकारनेशन कृष्ण। यानी इनके हिसाब से जो इन्होंने ब्रह्मा को आइडेंटिफाई किया है एज गॉड, but what does he says? It records Brahma, all individual souls and matter as eternal and mutually separate entities। यानी इनका कहना है ब्रह्म और जो हमारे अपने इंडिविजुअल सोल्स हैं या जो अलग जो मैटर है ये सब अलग अलग एंटिटीज़ हैं। ठीक है, ये सब एक नहीं है, जैसे कि पहले वाली में बोला गया था कि ये सब एक हैं, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है ना, ऐसा नहीं है, डिफरेंस है। और इन्होंने भक्ति को एज अ रूट ऑफ लिबरेशन बोला, यानी अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो भक्ति करो। और माया यानी जो छलावा है, माया है, उसको इन्होंने छलावा बोला है कि माया जो है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता। समझ में आई बात आपको यहाँ पे? तो हमने तीन पार्ट्स के बारे में पढ़ा है इस फिलॉसफी में, जिसमें तीनों में आपकी अलग अलग कुछ बातें बोली गई हैं। ठीक है, तीनों बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वेदांता फिलॉसफी के? द यूनिवर्स इज अल्टीमेटली वन रियलिटी, यानी इसके हिसाब से यूनिवर्स की एक ही सच्चाई है जो कि है आपका ब्रह्मा। थॉट्स जो हैं वो ज़्यादा फंडामेंटल हैं। देन आपका जो वर्ल्ड है वो आप मान सकते हो क्रिएशन वॉज अ प्लेफुल एक्ट, वो एक प्लेफुल एक्ट था संसार की क्रिएशन करना। जो इंडिविजुअल सेल्फ होती है इसको जीव बोलते हैं, और जो ईश्वर है जो उनको गॉड है वो अल्टीमेट ब्रह्मा है। ठीक है, द वर्ल्ड इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, वर्ल्ड जो है हमारा कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। और जो वेदांता है ये किसको एक्सेप्ट कर रहा है? रीबर्थ को, यानी इसका मानना है कि हाँ रीबर्थ होता है। अगर आपने ठीक से जो काम नहीं किए, जो आपने रियलिटी नहीं मानी, ब्रह्म को ही रियलिटी नहीं मानी, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और आपको रीबर्थ लेना ही पड़ेगा। एम्स क्या होते हैं वेदांता एजुकेशन के? सबसे पहला है ब्राह्मण नॉलेज। ब्राह्मण नॉलेज का मतलब है अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य जो एजुकेशन का एसेंस है वो इसी चीज़ में लाई करता है कि हम मान ले कि ब्रह्म ही अल्टीमेट रियलिटी है।
ठीक है। सेकंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एजुकेशन से बच्चा जो है सेल्फ रिलायंट बनता है, आत्मनिर्भर बनता है, कॉन्फिडेंट बनता है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है। यूनिटी इन ब्रह्मा सोल, यानी जो अल्टीमेट गोल है एजुकेशन का वो क्या है कि हम यूनिटी को प्रमोट करें, हार्मनी को प्रमोट करें, ठीक है। हम मतलब ऐसे ना ये ना हो कि ऐसे अलग अलग बटे पड़े हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस स्पिरिट। शंकराचार्य का मानना था एजुकेशन और रिलीजन दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, तो दोनों का वन ऑन ऑल एक तरीके से आप कह लो डेवलपमेंट होता है साथ में। टेंडेंसी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया, जो सेल्फ रियलाइजेशन कर लेगा, है ना, डिटैचमेंट कर लेगा इन सब मोह माया से, वो इंसान जो है सफरिंग से बच जाएगा। देन डेवलपमेंट ऑफ लाइफ वैल्यूज़, जो हमारे लाइफ वैल्यूज़ होती हैं जैसे ट्रूथ, सच्चाई, नॉन वायलेंस, कंपैशन, सेल्फ कंट्रोल, इन सबको डेवलप करना, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलॉसफी, यानी वेदांत फिलॉसफी के हिसाब से हम एजुकेशन को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। शंकरा जो आपके हैं उनकी फिलॉसफी के हिसाब से पराविद्या जो कि स्पिरिचुअल एजुकेशन है, ये अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्मा के बारे में जो आपकी नॉलेज है, इस नॉलेज को हम उपनिषद के द्वारा एक्वायर कर सकते हैं और लेने से हमारी लिबरेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी। पराविद्या अल्टीमेट गोल है एजुकेशन का, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया यही सारी बातें इसमें रिपीट हो रही हैं। दूसरा है अपराविद्या जो कि वर्ल्डली नॉलेज, जो कि हम सही गलत या ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, इसके अंदर हमारे वेदों की पढ़ाई भी आ जाती है, ठीक है। बट ये बात याद रखेंगे कि बोला क्या गया है कि जो पराविद्या है उसी की नॉलेज से हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। थोड़ा सा लंबा चला ये, लेकिन इसमें आपकी इंडियन फिलोसफीज दोनों जो हैं एक साथ कवर हो गई हैं। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको दोनों के दोनों फिलोसफीज अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग एक एक चीज़ जब लिखोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। एंड इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस, अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको कोई भी हेल्प चाहिए इस टॉपिक को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने में और डिटेल्स चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर टू गेट बैक टू यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।